अध्ययन हेतु सुझाव प्रस्तुत करती रहती है। तो ये किसके कार्य हैं? ये NCTE के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कि मुख्य अध्यापक की कोई एक जिम्मेदारी लिखिए। तो मुख्य जो अध्यापक होता है उसका दायित्व क्या होता है कि कार्यालय की व्यवस्था करना या देखरेख करना, यानी कि संपूर्ण बिल्डिंग की देखरेख करना, संपूर्ण व्यवस्था देना कि जो बच्चों के अनुकूल हो, शिक्षक की नियुक्ति करना और शिक्षकों को उनके अनुकूल दिनचर्या प्रोवाइड करना, पीरियड्स प्रोवाइड करना ताकि वो जाके अपने उस घंटे में बच्चों को शिक्षित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकृतिवाद की कोई एक विशेषता। तो प्रकृतिवाद की कोई एक विशेषता की बात करें तो प्रकृतिवाद में जो विचारधारा होती है वो स्वतंत्र होती है और सह शिक्षा के समर्थक में होती है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही बालक के विकास की उत्तरदायित्व संभालती है तथा बालक का जो संपूर्ण विकास होता है वो प्रकृति की गोद में ही समाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा ये पार्ट 3 आ जाता है, जिसमें विशेष शिक्षा की कोई 5 उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। दिव्यांग बच्चों का आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी छिपी हुई दिव्यांगता को बाहर लाकर या क्या हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। नेक्स्ट है जो दिव्यांग बच्चे मुख्य धारा से पिछड़ जाते हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना होता है। अगला है कि दिव्यांग स्कूली बच्चों की शक्तियाँ या कमजोरी को पहचान करके उनको जल्द से जल्द उसके अकॉर्डिंग उनको पुनर्वास प्रदान करना। नेक्स्ट है कि बच्चों के लक्ष्य निर्धारण में माता पिता की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना। तो ये क्या था, आपके जो 5 थे ये आपके विशेष शिक्षा में उद्देश्य थे कि विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि इन बच्चों में जो उनके माता पिता की भागीदारी है या कह लीजिए उनकी शक्तियां हैं उनको पहचानना या उनको मुख्य धारा से जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको मजबूत बनाना, ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब विशेष शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल के मुख्य अध्यापक के कोई 5 कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां क्या हैं? तो इनके 5 मुख्य कर्तव्य और जिम्मेदारियां। तो कर्तव्य देखते हैं। पहले तो कर्तव्य में आपका आ जाएगा अध्यापन का कार्य कराना या करना, प्रशासकीय जो कार्य है उसको करना, नियोजन का कार्य करना, निरीक्षण का कार्य करना और अनुशासन जो बनाए रखना। ये इसके 5 कर्तव्य हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जिम्मेदारियों की। तो जिम्मेदारियों में आपके आ जाएगा कि पाठ्य सागामी क्रियाओं की व्यवस्था करना। अगला हो जाएगा छात्रावास का प्रबंधन करना। आगे हम बात करें तो विद्यालय के जो कार्यालय की व्यवस्था होती है उसकी भी देख रेख करने की जिम्मेदारी मुख्य अध्यापक की होती है। भवन व फर्नीचर आदि की भी व्यवस्था करना, साथ ही साथ परीक्षाओं की भी व्यवस्था करना और उसका संचालन कराना। आगे आपका क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद बनाम आदर्शवाद, तो दोनों में क्या अंतर हो सकता है? कि प्रकृतिवाद के दर्शन के अनुसार अगर हम देखें तो प्रकृति अपने आप में एक पूर्ण तत्व होता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक जो वस्तु होती है वो प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और फिर उसी में ही विलीन हो जाती है, यानी कि उसी में फिर वो समाहित हो जाती है। और प्रकृतिवादी जो होते हैं वो इंद्रियों के अनुभव से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को वो सच्चा ज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार सच्चे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना सिखाती है और साथ में उसका परीक्षण या निरीक्षण करना भी चाहिए।
इसीलिए प्रकृतिवादी के अनुसार मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो प्रकृतिवादी मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल जो आचरण करने की स्वतंत्रता देते हैं तथा वे उसे किन्हीं सामाजिक नियमों एवं आध्यात्मिक बंधनों से जोड़कर नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से जो प्रकृतिवादी है वो नैतिकता के पक्षधर में रहता है, यानी कि नैतिक के सभी जो गुण होते हैं वो प्रकृति से ही आते हैं। अब हम बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के आइडियालिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। जो आदर्शवाद है इसमें अनेक विचार मत भी हैं। यह जो भौतिक संचार है इससे दृष्टिगोचर ये होता है कि ये वास्तविक नहीं है, बल्कि वह तो मानसिक जगत या विचार जगत की अभिव्यक्ति का एक साकार रूप माना जाता है। आदर्शवादियों का जो विचार मत है कि जिस प्रकार भौतिकवाद संसार का आधार या पदार्थ माना जाता है उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन को मानता है। यानी कि ये स्पष्ट होता है कि भौतिकवाद पदार्थ को मन से पहले की वस्तु मानता है और आदर्शवाद मन को पदार्थ से पहले वस्तु मानता है। इसको आप भली भांति पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे CCE क्या है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एजुकेशनल एवोल्यूशन। तो इसके बारे में देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको बोला जाता है, ये बच्चे के वृद्धि और विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन करता है। इसके द्वारा विभिन्न विधियों का या उपकरणों के माध्यम से बच्चों का जो आकलन किया जाता है इससे ये अच्छी तरीके से समझने में मदद करता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो मौजूद 3 शब्द हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये उसमें कितना अपने आप को परिपूर्ण कर पाते हैं। अब हम आगे इन शब्दों को जानेंगे, सब मूल्यांकन को जानेंगे कि मूल्यांकन क्या है। अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की जो गति होती है या अवधारणा होती है, ज्ञान अभिव्यक्त होती है, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि ये सारी जो धारणाएं दी गई हैं ये एक बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। बच्चे के जो मूल्यांकन हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है जितनी बेहतर होगी विकास भी उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक जो सुधार कर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जाता है वो मूल्यांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब हम सतत मूल्यांकन की बात करेंगे। तो सतत क्या होता है? सतत का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि लगातार, यानी कि जारी रहना। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें बच्चे का जो आकलन होता है वो सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है। सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है जो कि पूरे वर्ष औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ये चलता रहता है। दोनों माध्यम में सतत व्यापक मूल्यांकन चलता रहता है। सतत आकलन एवं कक्षा निरीक्षण जो होता है या कक्षा शिक्षण जो होता है ये प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है। आगे हम बात करेंगे मूल्यांकन की, तो व्यापक मूल्यांकन की। तो व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये इसका आशय होता है कि बच्चे के समस्त जो गुण होते हैं या कौशल होते हैं उसके विकास से होता है, जिसमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास सभी शामिल होते हैं, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों का जो विकास होता है वो धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की भी इसमें आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें RPWD के शिक्षा के प्रावधान के बारे में पूछा गया है। तो RPWD शिक्षा का प्रावधान क्या है, जिसमें RPWD राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी इसका फुल फॉर्म है। एक बार फिर से सुन लें, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय
के अंतर्गत आता है। इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है और ये अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 6 से 18 वर्ष की जो उम्र तक होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रावधान इसमें दिया गया है। इसमें जो आपका अधिनियम 1995 है ये इसके पहले आया था 2016 के, तो RPWD जो है ये 2016 में आया और PWD एक्ट ये 1995 में आया। तो ये 1995 जो है ये आपके RPWD में समाहित है, इसके पहले आया है। तो दोनों का जो कार्य था ये 6 से 18 वर्ष की जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आ जाता है हमारा पार्ट 4 में सबसे पहले पूछा गया है कि विशेष शिक्षा के दार्शनिक आधार को विस्तार से लिखें और इस पार्ट 4 में हमें एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एक क्वेश्चन क्या क्या है। एक क्वेश्चन विशेष शिक्षा के बारे में ये सॉल्व किया गया है। तो विशेष शिक्षा क्या होती है? विशेष शिक्षा में एक छात्र के लिए आवश्यक सेवाएं और सहायता दूसरे छात्र की आवश्यकता से जो भिन्न होती है, या फिर कह लीजिए विशेष शिक्षा में एक व्यक्ति आधारित दृष्टिकोण होता है और छात्रों को शिक्षा में प्रगति करने के लिए आवश्यक जो संसाधन होते हैं उसको देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि विशेष शिक्षा में एक छात्र को क्या आवश्यक है, क्या चीज़ें उसे सामग्री के रूप में चाहिए या फिर उसकी सहायता के अनुसार ही ऐसे दृष्टिकोण उसमें अपनाने होते हैं, इस पे विशेष बल दिया जाता है। इसलिए विशेष शिक्षा पर दार्शनिक आधार की बात करें तो टैगोर के अनुसार टैगोर ने शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में ये लिखा है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में पर्सनालिटी में लिखा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित कर देती है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय ये है कि संसार की चर और अचर यानी कि जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी जो वस्तुएं हैं उससे ये हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन स्थापित करती है। और शिक्षा का कार्य यह है कि हमें किस स्थिति में पहुंचना है या फिर इस दृष्टि से टैगोर ने यह भी कहा है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और वह मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक या धार्मिक या फिर आध्यात्मिक सभी प्रकार से उसका विकास करती है। तो ये विशेष शिक्षा में आपके दार्शनिक आधार को लाया गया था, जिसको आप लोग भली भांति पढ़ लेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में विशेष शिक्षा देखने को मिल जाए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये एक नमूना है बस आपके लिए, आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी होगी। ये नमूने के रूप में आपको भूल ना जाए, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इन क्वेश्चनों के अंतर्गत याद रहें, इसीलिए ये छोटा जो आपका पेपर सोल्यूशन है ये दिया जा रहा है। इसको बहुत विस्तृत में करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, इसलिए मुश्किल रहेगा क्योंकि इतना टाइम मैं दे नहीं पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को यदि उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत भी टॉपिक दे दूँगी तो आप लोगों के लिए वो आरामदेह हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी समस्याएं आए उसको कमेंट करिए। बाय बाय।